तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं, यानी पीटी कब है? पीटी है 17 मार्च 2024 को। इसी को देखते हुए हमने जीएस रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, यानी पीवाईक्यू या एमसीक्यू के द्वारा हम पूरा जो है रिवीजन करेंगे, चैप्टर वाइज या कह लीजिए सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहला एपिसोड इसमें एपिसोड फर्स्ट है, जिसमें हम पीवाईक्यू देखेंगे 2018 से 2023 तक, और उसके साथ समझेंगे क्वेश्चन कैसे संभावित है, और उससे संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे उनको रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ऐसे ही आप देखेंगे हम लेके आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी का, जिसमें वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को कवर करेंगे पीवाईक्यू के द्वारा, और इसको पूरा रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के द्वारा या पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका एपिसोड फर्स्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक सीरीज चल रही प्लेस इन न्यूज सीरीज, ठीक है, जो आपके पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें साप्ताहिक अपडेट आता है 2024 में, ऐसे अपडेट करता आता है वीकली वीकली। तो आप देखेंगे इसमें जो है मैप इन न्यूज में लोकेशन में जो न्यूज रहता है उसको हम इसमें कवर करते हैं, और इससे आप आगे देखेंगे कि इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करें तो यूपी पीसीएस की बात करें प्रीलिम्स में, तो ज्योग्राफी का सिलेबस हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर में देखेंगे। अभी सबसे पहले समझ लेते हैं यूपी पीसीएस के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सिलेबस को। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को? सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, यानी आप देखेंगे जनसंख्या से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र संबंधित जो पहल की गई उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इसमें कहा गया है उम्मीदवारों को जनसंख्या, पर्यावरण, शहरीकरण के बीच समस्याओं और उनके संबंधों के बीच परीक्षण ये समझना है। और जो सामान्य मुद्दे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो गई, बायोडाइवर्सिटी की बात हो गई, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी रिलेशन की बात हो गई, उसको आपको पढ़ना है, जिनके लिए आपको विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या अपेक्षा की जाती है? आपको सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। ऐसे ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को देखेंगे। बहरहाल हम आपके लिए एक बुक लेके आने वाले हैं पूरा सीरीज का, जिसमें जीएस के सीरीज देगी, जैसे ज्योग्राफी की बात हो गई, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, साइंस की, मिसलिनियस टॉपिक हो गया। इन सब की आपको पीडीएफ और साथ ही साथ प्रिंटेड नोट्स आपके एड्रेस पर कुरियर की जाएगी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपये आपको देना नहीं है। और जल्दी ये बुक तैयार हो जाएगी, तो आपको बस एक नंबर दिया जाएगा, उस पर अपना एड्रेस डिटेल आपको भेजना है, और कुछ दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। जैसे ही ये बुक तैयार हो जाती है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर पीडीएफ आपको सबसे पहले चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, व्हाट्सएप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लासेस की अपडेट मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आती हो तो। इसके अलावा जैसे ज्योग्राफी की बात की, वैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात मिलेगी। इसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा कि इसमें जो पीवाईक्यू है वो तो है ही, इसमें 2024 तक के पीवाईक्यू कवर किए जाएंगे, यानी आने वाले एग्जाम के। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि उससे संबंधित जितने भी आपको टॉपिक रहेंगे, टॉपिक वाइज आपको चैप्टर भी दिए रहेंगे, पीवाईक्यू भी दिया रहेगा। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको जो है टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बहरहाल ये चीज़ें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, हर सब्जेक्ट की आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड होगा। ठीक है, इन्फॉर्म किया जाएगा, तब तक आप चैनल पर बने रहिए। हालांकि ये ऑफर स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए है जो रेगुलर चैनल पर बने हुए हैं। ठीक है, जब किताब प्रिंट हो जाएगी तो आपको मैसेज किया जाएगा, तो सबसे पहले जो 100 कमेंट आएंगे उसमें ये बुक आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपए नहीं लगेगा। बहरहाल पहले क्वेश्चन की बात करते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की। इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत का कोई वायुमंडलीय प्रदूषण पैदा नहीं करता, यानी आपको न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी, कोल एनर्जी में बताना है कौन सा ऐसा जो है रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है जो क्या कहते हैं, पोल्यूशन पैदा नहीं करता। इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, इससे आप जो बाइलिंगुअल चाहते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद, जो हिंदू में जिनको देखना हो वो देख सकते हैं। बहरहाल अगर बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है प्रदूषण करता है। सोलर एनर्जी की बात करें तो ये जो है बिल्कुल प्रदूषण नहीं करता, एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी और कभी न समाप्त होने वाली एनर्जी है। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम तो और कोल, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है, ये प्रदूषण करता ही है। यानी प्रदूषण मुक्त प्रकृति के लिए निरंतर आपूर्ति की बात करें तो ये सूर्य की एनर्जी की बात है, यानी सोलर एनर्जी की बात है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा जो है आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सबसे बड़ा जो है आप देखेंगे ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है,
तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सोलर एनर्जी। इससे संबंधित अगर टॉपिक रिवीजन की बात करें, लेटेस्ट डाटा देखें, तो प्रमुख बिंदु लिखते हैं एनर्जी के क्षेत्र में इंडिया के संबंध में। आप देखें कोयले की हिस्सेदारी की बात करें तो ऊर्जा उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 22-23 में 73% से घटकर आप देखेंगे 2030 तक 55% होने का अनुमान है। ठीक है, कोयले के उपयोग पर प्रभाव की बात करें तो आप देखेंगे हालांकि विद्युत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी कम होना तय है, लेकिन 2023 से 2030 के बीच आप देखेंगे कोयला जनित जो विद्युत क्षमता और उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, अभी क्षमता और उत्पादन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्षमता उत्पादन में क्या अंतर है। ठीक है, बात करें कोयले की क्षमता की तो 90% वृद्धि का अनुमान है। इसके अलावा अगर सोलर एनर्जी के योगदान की बात करें तो विद्युत ऊर्जा के संदर्भ में सोलर एनर्जी द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है भविष्य में। आप देखेंगे 2030 तक 109 गीगावाट से बढ़कर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा 392 गीगावाट सौर क्षमता होने की उम्मीद है। ठीक है, इस अवधि में आप देखेंगे सौर ऊर्जा उत्पादन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सौर ऊर्जा क्षमता हम देखेंगे तो क्षमता कितनी है 109 से 392 गीगावाट होगा। उत्पादन की बात करें तो आप देखेंगे 173 से कितना हो जाएगा 761 बीयू हो जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। आप समझेंगे उत्पादन और क्षमता। उत्पादन क्या होता है, विद्युत उत्पादन की क्षमता की बात करें तो क्षमता वह अधिकतम शक्ति होती है जो संयंत्र द्वारा उत्पन्न कर सकता है। इसे वाट, गीगावाट, मेगावाट में व्यक्त किया जाता है। जहां तक उत्पादन की बात करें तो 1 घंटे में उत्पादित विद्युत की वास्तविक मात्रा जो होती है जिसे वाट घंटे या बिलियन यूनिट जिसे बीयू भी कहते हैं उसे द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें जो आप देखेंगे पॉल्यूशन उत्पन्न नहीं करता तो आप देखेंगे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, ठीक है, बायोमास एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब क्या है, ये नहीं उत्पन्न करता कोई भी प्रदूषण। ठीक है, यानी यह एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात इसमें न्यूनतम और शून्य कार्बन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसके विपरीत आप देखेंगे जीवाश्म ईंधन में क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की काफी अधिक उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और डाटा आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें पूछा है ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन सा सही है। पहला, इसमें विकासशील देशों में प्राकृतिक आपदाओं का सर्वाधिक क्षति होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 दिया है भोपाल गैस त्रासदी एक मानव निर्मित त्रासदी थी। ऑप्शन 3 दिया है भारत एक आपदा मुक्त देश है, यानी भारत में आपदा नहीं आती है। ऑप्शन 4 दिया गया है इसमें मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन जो है सही है। बहरहाल अगर बात करें तो ऑप्शन 1 की बात करें तो इसमें यह बात तो सही है कि विकासशील देशों में आप देखेंगे प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा जो है क्षति पहुंचती है, खासकर जो आइलैंड कंट्री है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी एक जो है मैन मेड त्रासदी है, ये भी आपको पता है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी जो है आप देखेंगे तो वहां पे पेस्टिसाइड बनता था। ठीक है, तो एक मैन मेड त्रासदी है। ऑप्शन 3 की बात करें तो इसमें कहा कि भारत आपदा मुक्त देश है, ये बात गलत है क्योंकि भारत में देखेंगे कई सारे नेचुरल और मानव जनित आपदा आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऑप्शन 4 की बात करें इसमें बताया कि मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है कि मैंग्रोव की जो जड़ें रहती हैं आप देखेंगे इस पे जो चक्रवात के प्रभाव आते हैं या कोई भी सुनामी या आप देखेंगे बाढ़ आती है तो ये जो है इनके प्रभाव को कम करते हैं। ठीक है, बहरहाल इसमें देखेंगे 1, 2, 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, भोपाल गैस डिजास्टर की बात करें तो आप देखेंगे ये एक केमिकल एक्सीडेंट था जो 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया नाम लिमिटेड नाम की जो है पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी भोपाल में, एमपी में। ठीक है, और उसमें कौन सा पेस्टिसाइड बनाया जाता था तो एक टॉक्सिक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, उसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हम इसमें मैंग्रोव की बात कर रहे थे तो आपको इसमें कुछ आपको डाटा दे दे सब सॉरी, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा मैंग्रोव वन एरिया आपसे पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे तो भीतरकनिका आप देखेंगे तो यहाँ पर उड़ीसा में मिल जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है। ठीक है, और आप देखेंगे यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण रामसर वेटलैंड में शामिल है। इसके अलावा देखेंगे तो जो मेजर मैंग्रोव एरिया है उसमें सुंदरवन आ जाएगा, महानदी आप देखेंगे महानदी डेल्टा आ जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, और रतनगिरी मैंगो आ जाएगा, गोवा मैंग्रोव एरिया आ जाएगा, और कावेरी डेल्टा बेसिन भी आ जाएगा, इसमें कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन भी आ जाएगा, अंडमान निकोबार भी आ जाएगा। इसके अलावा देखेंगे रन ऑफ कच्छ में खंभात
छोटे छोटे एरिया है, तो इन सब में एरिया में देखें मैंग्रोव का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। कवरेज की बात करें तो आप देखेंगे प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक, इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से ये कीवर्ड है, परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे कुल मैंग्रोव कवर की बात करें तो वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर, और इसके बाद देखेंगे उसके बाद गुजरात, फिर अंडमान निकोबार। ठीक है, इसके अलावा अब मैंग्रोव कवर की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को देख लेते हैं जो हाल ही में जारी किए गए 2021 में, इससे आपको क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें मैंग्रोव के बारे में बताया जाता है, पेड़ के बारे में बताया जाता है, यानी वन और वृक्ष। कहने का मतलब जो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसे भारत वन स्थित रिपोर्ट 2000 कहते हैं, इसमें क्या 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 आकलन किया जाता है, वन और वृक्ष आवरण का आकलन किया जाता है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जाता है। तो आप देखेंगे 1987 में पहला जो है सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था, उसके बाद देखेंगे वर्ष 2021 में वन स्थित रिपोर्ट जो है 17वां रिपोर्ट प्रकार। ठीक है, और इसका इस रिपोर्ट की आप देखेंगे महत्व क्या है, तो इस रिपोर्ट का उपयोग करके आप देखेंगे वन प्रबंधन के साथ साथ देखेंगे वानिकी में, कृषि वानिकी क्षेत्र को नीतियों बनाने में यानी पॉलिसी मेकिंग में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे हमको डाटा मिल जाता है। इसके अलावा बात करें तो वनों को 3 श्रेणियों में संरक्षण किया गया है, जिसमें आप देखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे ओपन फॉरेस्ट है। इसमें आप देखेंगे जो झाड़ियां हैं यानी कैनोपी डेंसिटी जो 10% से कम है, उन्हें आप देखेंगे वृक्षों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसकी विशेषताएं क्या है, तो पहली बार इसमें टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं उसके आवरण का आकलन किया गया है। तो आप देखेंगे 2011-2021 के मध्य देखेंगे बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में आप देखेंगे 0.32% की वृद्धि देखी गई है, वहीं बाघ अभ्यारण्य में देखेंगे तो 0.04% की कमी देखी गई है। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, अन्नामलाई जो आप देखेंगे तमिलनाडु, इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक देखेंगे 97% जो है वन आवरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो क्षेत्र में वृद्धि के हिसाब देखेंगे पिछले 2 वर्षों में देखेंगे 1540 वर्ग किलोमीटर की अतिरिक्त कवर के साथ देश में देखेंगे तो वन और वृक्षों का आवरण में वृद्धि जारी है। ठीक है, यानी भारत का टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें, ठीक है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। जो टोटल जो देखेंगे इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना है 21.71% है। ये आपको परसेंटेज वाला डाटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 2019 से आप देखेंगे 21.67% से अधिक है। ठीक है, तो ये दोनों डाटा आपको अंडरलाइन कर लेना है, ये दोनों डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, वृक्षों के आवरण की बात करें आप देखेंगे 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। अब बात करते हैं वनों में वृद्धि या कमी की बात कर देते हैं, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देंगे। इसमें वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों की बात करें, शीर्ष राज्य में आप देखेंगे जिसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है तेलंगाना में आप देखेंगे लगभग देखेंगे 3.07% की, उसके बाद आंध्रा का नंबर आएगा, फिर उड़ीसा में। सबसे कमी की बात करें, अधिक कमी पूर्वोत्तर राज्यों में 5 राज्यों में हुई, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, इसके बाद बात करें तो उच्चतम वन क्षेत्र आच्छादन वाले जिलों की बात करें यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन एरिया है यानी फॉरेस्ट कवर है एरिया के हिसाब से। ठीक, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, फिर छत्तीसगढ़ का, इसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा और महाराष्ट्र का नंबर आएगा। तो इसको आप अंडरलाइन करके मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में आप देखेंगे एक तो एरिया वाइज हो गया, अब परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, मिजोरम में, उसके बाद देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड का आएगा नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं कई जगह अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूँ, जैसे वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है क्या, फॉरेस्ट एरिया। वन आवरण की बात करें यानी फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये आप देखें किसी भी भूमि के पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है क्या, फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो इसके अलावा आपको क्या इसमें देखना है, मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव देखेंगे, मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई और भारत में कुल मैंग्रोव आवरण देखेंगे तो 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। वही अगर कुल कार्बन स्टॉक की बात करें
तो देश में जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक देखेंगे तो 7,204 मिलियन टन का होने का अनुमान है। 2019 के मुकाबले आप देखेंगे तो 79 जो है 4 मिलियन टन जो है अधिक वृद्धि हुई है। जहां तक कार्बन स्टॉक वर्ड की बात करें, इसका संबंध क्या है? कार्बन की ऐसी मात्रा से है जिससे वातावरण में से अलग किया गया हो और अब वह वन इकोसिस्टम में भीतर उसके स्टोर किया जाता हो। मुख्य रूप से आप देखेंगे जीवित बायोमास, मिट्टी के भीतर, कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्ट में भी ये देखने को मिलता है। जहाँ तक बांस की बात करें तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेते हैं। 2019 में मौजूदा बांस की संख्या आप देखेंगे 13,882 मिलियन से बढ़कर आप देखेंगे 2021 में 53,336 मिलियन हो गई है। ठीक है, अब मैंग्रोव की विशेषताएं के बारे में आप देखेंगे तो ये लवड़ी वातावरण में होते हैं, ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन वाले में जिंदा रह सकते हैं, चरम परिस्थितियों में आप देखेंगे जिंदा रह सकते हैं। इसमें मोम युक्त पत्ते देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप मैंग्रोव रेगिस्तानी पौधे की तरह आप देखेंगे मोटे पत्ते और ताजा पानी जमा कर सकते हैं मैंग्रोव के वनों में। ठीक है, हालांकि अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डाटा आपको समझ में आ गया फॉरेस्ट कवर एरिया के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 2015 में निम्नलिखित में कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक था? चाइना, यूएसए, इंडिया, फ्रांस। तो आप देखेंगे 2015 की बात करें या वर्तमान की बात कर लें तो चाइना जो है सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे किसका नंबर आएगा, इसके बाद आप देखेंगे तो यूएसए का नंबर आएगा 19%। तो फिर उसके बाद देखेंगे तो, इसमें इंडिया का नंबर आता है। ठीक है, तो बहरहाल इसमें देखेंगे इसमें जो है चाइना जो है नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? इथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, मेथेन। तो आप देखिए प्राकृतिक गैस और साथ ही क्या है, मुख्य घटक है। ठीक है, नेचुरल गैस की जहां तक बात है, प्राकृतिक गैस विभिन्न हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती है जिन्हें वैज्ञानिक नामों से जाना जाता है। जैसे अगर बात करें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो आप देखेंगे मीथेन में देखेंगे सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको देखने के मिलेगा, यानी 70% से अधिक आप देखेंगे प्राकृतिक गैस जो है मीथेन के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मीथेन ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे टोटल इमिशन शेयर की बात करें, सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर रीजन में देखेंगे तो जो मैन मेड होता है उसमें आप देखेंगे एग्रीकल्चर रीजन में, और एग्रीकल्चर रीजन में आप देखेंगे धान की फसल से सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, मीथेन के बारे में बात करें तो मीथेन क्या है, एक सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु के 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, यानी CH4 जिन्हें कहते हैं केमिकल रूप में। ठीक है, यह ज्वलनशील होता है, इसे पूरे विश्व में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। मीथेन एक शक्तिशाली क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में अपने जीवन काल में पहले 20 वर्षों में मीथेन को गर्म करने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक होती है। एग्जाम में यही कथन सीधे पूछ लिया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। मीथेन उत्सर्जन का लगभग 60% हिस्सा जीवाश्म ईंधन के उपयोग में होता है, खेती, लैंडफिल, अपशिष्ट से आता है। तो इस प्रकार देखेंगे खेतेन मीथेन का उत्सर्जन लगभग 60% हिस्सा जो है आप देखेंगे जीवाश्म ईंधन के उपयोग में खेती, लैंडफिल, अपशिष्ट से आता है। खेती में आप देखेंगे सबसे ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन किससे होता है? धान से, धान की फसल से होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप देखेंगे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, यानी विश्व का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, विश्व का तापमान जो है देखेंगे कम कम हो जाता है, और सी वाटर का यानी जो महासागरीय जल है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसके अलावा देखा रिवर और लेक का जो है आप देखेंगे टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है? ठीक है, तो आप देखेंगे आपने अपने गांव में या फिर कई जगह आपने हरी तिरपाल जो कहते हैं, हम लोग तिरपाल कहते हैं, यानी हरी चद्दर उड़ाए देखेंगे। ग्रीन हाउस जो है हाउस बने रहे, घर बने रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर खेती की जाती है। अब ये क्या होता है, ग्रीन हाउस एक कांच से बना एक घर होता है जिसका उपयोग पौधे उगाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, दिन के समय उसका सूर्य का प्रकाश जो है इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। सेम आपने जैसे हीट बजट पढ़ा होगा, हीट बजट के अकॉर्डिंग यही काम करता है। तो इसमें क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो है ये ग्रीन हाउस चादर से नीचे आ जाता है। ठीक है, और रात में जब ये ठंडा होता है तो आप देखेंगे लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो है आप देखेंगे ये
पृथ्वी जो अवशोषित की रही थी जमीन, उससे बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये चद्दर की वजह से आप देखेंगे ट्रैप हो जाता है, जिससे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा बना देता है कि पौधे बढ़ सकें, जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होता है, ऐसी वायुमंडलीय स्थिति पैदा कर देता है। सेम यही कंडीशन आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के लिए लागू होती है। जैसे दिन के समय क्या होता है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, उससे आप देखेंगे तो 47 यूनिट देखेंगे, 47% जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है ओशियन और लैंड के द्वारा। ठीक है, डाटा मैथ याद रखिए, बस ये जानिए कि दिन के समय जो सोलर रेडिएशन का जो है एब्जॉर्ब करती है पृथ्वी, रात के समय ठंडा होने पर आप देखेंगे पृथ्वी जो है रिफ्लेक्ट करती है। अगर बादल होते हैं, घने बादल होते हैं, तो क्या होता है, वही रेडिएशन जो है पृथ्वी की तरफ जो है आप देखेंगे रिफ्लेक्ट कर जाता है, जिससे पृथ्वी के निचली सतह का तापमान जो है बढ़ जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ठीक है, मेथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ओजोन होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इसमें कई सारी गैसेस होती हैं जो प्राइमरी गैसेस होती हैं, और कई सारी होती है सेकेंडरी गैसेस होती हैं। इनके बारे में भी सेकेंडरी पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, गैसेस का मतलब पॉल्यूटेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, बहरहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप देखेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप देखेंगे जो नेचुरल सोर्स से निकलता है, ठीक है, नेचुरल बिना किसी मिलावट के जो आपको गैस मिलेगी, वो क्या होगा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, पीएम पार्टिकल होगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, और मोस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है आप देखेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट पे आएंगे। जब ये रिएक्शन के द्वारा देखेंगे क्या होता है, यही गैसेस जो है क्या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में बदल जाती हैं। जैसे आप देखेंगे अमोनियम हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है, ओजोन हो गया, पैन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब बात करें नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग ज्वालामुखी देख लेते हैं। ज्वालामुखी से देखिए बहुत सारे जो है गैसेस निकलती हैं, पीएम पार्टिकल निकलते हैं, धूल कण निकलते हैं। तो सबसे सबसे ज़्यादा देखेंगे जो गैस निकलती है वो वाटर वेपर होती है। ठीक है, यानी अगर देखेंगे तो ये धूल कण निकलते हैं, उनकी लाइफ टाइम कितनी होती है स्ट्रेटोस्फेरिक में, 1 से 3 साल होती है। इससे क्या हो जाता है, जब सूर्य का प्रकाश जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है तो सतह पर नहीं पहुंच पाता। उससे क्या होता है, क्योंकि लंबा टाइम तक ये धूल के कण जो है आसमान में रहते हैं तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इससे देखेंगे ये कूलिंग जो है, जो सतह रहती है वो अपेक्षा जो है ठंडी बनी रहती है। ठीक है, तो इसका भी संबंध आप देखेंगे हीट वजह से ही है। ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें देखेंगे, H2S हो गया, SO2 हो गया, H2SO4 हो गया, फ्लाई गैस हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन ठीक ही बात करें। ठीक है, और H2O की वाटर की बात कर ही ली है। ठीक है, तो इन सब की बात इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं तो कुछ रिसेंट में ज्वालामुखी इरप्शन हुए हैं, उनकी लोकेशन यहाँ पर दी गई है। जैसे माउंट मेरापी देखिए इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, लोटो जापान में स्थित है। ठीक है, बहुत सारे जो है देखेंगे यहाँ पर वोल्केनो का नाम दिया गया है, कौन सी कंट्री में इरप्ट हुए हैं, डेट क्या थी। ठीक है, उनकी अभी प्रेजेंट में कंडीशन दी गई, इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, 2023 में जितने इरप्शन हुए हैं उनकी लिस्ट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है भस्मक का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो भस्मक का उपयोग जो वेस्ट होता है उसको जलाने के लिए। ठीक है, और वेस्ट को जो है उसमें रखने के लिए, आप देखेंगे ग्रीन ट्री को काटने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए। तो भस्मक का उपयोग आप देखेंगे, भस्मक का उपयोग क्या होता है, ये देखिए एक मशीन होती है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो वेस्ट होता है इसमें डाला जाता है और फिर उनको क्या किया जाता है, उनको जलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है जो वेस्ट होते हैं उनको जलाने के लिए भस्मक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, इसने पूछा है सबसे जो है स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, मरीन यानी ओशियन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट। तो आप देखेंगे फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट तो स्टेबल नहीं, क्योंकि इसमें हमेशा जो है आप देखेंगे नेचुरल और मैन मेड जो है आप देखेंगे आग लगती रहती है। ठीक है, एवलांस आते रहते हैं। माउंटेन की बात करें, माउंटेन में आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे मानव जनित और प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने की मिलेगी। डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट में भी आपको स्टेबल नहीं दिखेगा। ठीक है, जहाँ तक मरीन की बात है, ओशन की बात है, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे सबसे जो स्टेबल इकोसिस्टम होता है महासागरों में पाए जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे उसका पानी क्या होता है, खारा होता है। इसमें जो ऑक्सीजन जो होती घुली होती है वो प्रकाश और तापमान के प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती है। ठीक है, आप देखेंगे
अन्य स्तरीय जो इकोसिस्टम होते हैं उसमें जैविक घटक जो है आप देखेंगे उसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं। हालाँकि महासागर बहुत लंबे समय तक इसमें स्थिर रहते हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो आप ऑप्शन ए नहीं फॉरेस्ट है ना, ऑप्शन बी है इसमें, ठीक है। अन्य ऑप्शन की बात करें, जैसे माउंटेन की बात करें तो विभिन्न प्रकार के मानव निर्मित और प्राकृतिक कारकों से नष्ट होते रहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे मरीन या ओशियन इकोसिस्टम क्या है, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, जलवायु परिवर्तन भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रारंभ की गई? सन 2000 में, सन 2008 में, सन 2012 में, सन 2015 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आप देखेंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे NAPCC कहते हैं, वो लॉन्च किया गया 2008 में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है 8 जो है नेशनल मिशन जो है टारगेट किए, जिसमें 3 देखेंगे वो मिटिगेशन संबंधित है, जैसे नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। मिटिगेशन का मतलब प्रभाव को कम करना। और उसके बाद जो अन्य जो आप देखेंगे 5 मिशन बचे, वो क्या थे, एडाप्टेशन, यानी इनके द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जो है इनको अडाप्ट करके भविष्य में कमी की जाएगी, ठीक है। तो हाल ही में कुछ मुद्दे करंट में न्यूज़ थे, तो इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा, इसमें बहरहाल ऑप्शन बी सही होगा 2008 में। कुछ मुद्दे करंट में न्यूज़ थे, तो आप अभी हाल ही में जो है भारत ने अपना जो एग्जिस्टिंग NDC था, ठीक है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था, उसे जो है अपडेट किया है। यानी इमिशन इंटेंसिटी की बात करें तो 2015 में इसे देखेंगे तो 33 से 35% जो है कम करना था। 2005 के लेवल की बात करें उसे जो है बढ़ाकर 2022 में देखेंगे 45% जो है कम करना है, ठीक है। और शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के लिए आप देखेंगे पहले 40% था, अब जो है 50% ये कर दिया गया है। यानी ठीक है, कार्बन सिंक की बात करें तो आप देखेंगे कार्बन सिंक देखेंगे तो 2.5 से 3 बिलियन टन का था, अभी टारगेट जो है ये सेम रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपनाया गया उसी के संदर्भ में ये टारगेट निर्धारित किए जा रहे हैं। अब आपको चलिए थोड़ा हिस्ट्री समझा देते हैं कि कैसे ये सब आया, नेशनल एक्शन मिशन आया, ठीक है, कि NDC की टारगेट हो रही हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर कैसे कैसे कार्यक्रम हुआ, भारत ने कैसे कैसे अपने जो है पॉलिसी निर्धारित की, ठीक है, उनके बारे में समझेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका भी संबंध इसी से है। इसमें देखेंगे इसमें क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC COP21, ये देखेंगे 2021 में जो है कहाँ आयोजित किया गया, सॉरी COP21 कहाँ आयोजित किया गया, मॉस्को, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो। तो COP21 का संबंध आप देखेंगे पेरिस से है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। और यहीं पे देखेंगे CMP11 का भी इनॉग्रेट मतलब यहीं पर आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये 2015 में देखेंगे आयोजित किया गया था, पेरिस एग्रीमेंट से संबंधित है, ठीक है। अब पेरिस एग्रीमेंट की बात कर लें, चाहे भारत के नेशनल एक्शन प्लान की बात कर लें, ये सब कैसे आए इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। बहरहाल कुछ करंट की बात करें तो COP28 का आयोजन देखेंगे UAE दुबई में किया गया। COP27 का आयोजन देखेंगे 2022 में आप देखेंगे इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप में सलमान शेख में किया गया, ठीक है। COP29 का आयोजन संभावना है अजरबैजान में किया जाएगा, ठीक है। अब चलती है उन क्रोनोलॉजी के संबंध समझते हैं कि UNFCCC COP की बात करें या भारत के नेशनल एक्शन प्लान की बात करें, NDC की बात करें, वो कैसे आया इसमें। तो चलिए थोड़ा सा समय चक्र समझ लेते हैं फ्लो में, ठीक है, कालानुक्रम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है सबसे पुरानी संस्था जो है पूरे विश्व की कौन सी है, IUCN, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 किया गया। इसका मुख्यालय ग्लांड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। ये रेड लिस्ट जारी करता है, ये UN का जो है UN से संबंधित नहीं है। सेकंड नंबर पर जो विश्व में घटनाएं घटित हुई उसमें दूसरी स्थापना की गई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, WMO की, ठीक है। तो इसे जो है 23 मार्च 1950 को जो है बनाया गया, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है, जिसका काम है मौसम विज्ञान, परिचालन, जलवायु से संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के लिए ये काम करता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो 1948 में IUCN का गठन हुआ, फिर 1950 में WMO बनाया गया। इसके बाद वर्ल्ड लेवल पर आप देखेंगे 1961 में आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड फंड बनाया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। इसे वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में भी ये काम करता है, ठीक है। इसका मुख्यालय देखेंगे स्विट्जरलैंड में, ये एक NGO है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कहानी शुरुआत होती है COP UNFCCC की, और इन सब चीज़ों की कहाँ से शुरुआत हुई। अब तक तो हमने क्रोनोलॉजी बताई कौन सी सबसे पुरानी संस्था है, उसके बाद क्या स्थापित हुआ, इनका यूज़ भी आगे है, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सबसे पहला सम्मेलन होता है
पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन होता है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये विश्व में सबसे पहला सम्मेलन हुआ ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशन को लेकर, ठीक है, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को। कब हुआ? 5 से 16 जून 1972 को हुआ स्टॉकहोम में, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे यूनेप का जन्म हुआ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो यूनेप आप पढ़ते हैं, उसका जन्म हुआ 1972 में जून में ही, ठीक है। और यहीं से आप देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन से देखेंगे पर्यावरण युग की शुरुआत हुई थी। इसके बाद देखेंगे भारत में इससे संबंधित आप देखेंगे 1985 में, 1972 में कॉन्फ्रेंस होती है, 1985 में आप देखेंगे भारत में पहली बार जो है कोई मंत्रालय की स्थापना होती है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसका नाम है पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना की जाती है, ठीक है। और विश्व में आप देखेंगे इसके में नॉर्वे और स्वीडन में जैसे देशों में पर्यावरण के लिए अपने अपने नए नए मंत्रालय की स्थापना की जाती है, ठीक है। 1972 तक बात करें, विश्व में कोई भी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री थी नहीं किसी देश के पास। जब ये पहला कॉन्फ्रेंस हुआ 1972 में, यूनेप का जन्म हुआ, उसके बाद देखेंगे पर्यावरण युग की शुरुआत हुई। तब 1950 में देखेंगे भारत में पर्यावरण वन मंत्रालय की स्थापना हुई, नॉर्वे स्वीडन जैसे देशों में देखेंगे पर्यावरण वन मंत्रालय की स्थापना हुई। ऐसे कई देशों में आप देखेंगे पर्यावरण वन मंत्रालय की स्थापना होती है। इसके बाद विश्व में कौन सी घटना घटती है? यूनेप की स्थापना हो गई। यूनेप की स्थापना 1972 में हुई स्टॉकहोम सम्मेलन में। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और इससे जो है आप देखेंगे 5 जून को इसकी स्थापना हुई थी। 5 जून को आप देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये ग्लोबल 500 अवार्ड भी जारी करता है। अभी हमने बताया कि जो है डब्ल्यूएमओ की स्थापना हमने बता दी। डब्ल्यूएमओ की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। यूनेप की स्थापना हो गई 1972 में। फिर यूनेप और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है 1988 में आप देखेंगे आईपीसीसी, आप जो रिपोर्ट सुनते हैं कि आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, वही आईपीसीसी आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना हुई 1988 में। किसने मिलकर की? यूनेप और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर की, ठीक है। पहली रिपोर्ट उसने जो है प्रकाशित की 1990 में। पृथ्वी पर जलवायु स्थिति का सबसे व्यापक मूल्यांकन किया। इसके बाद देखेंगे प्रत्येक 7 वर्ष में आप देखेंगे आईपीसीसी का मूल्यांकन और रिपोर्ट तैयार करता है। और आईपीसीसी के फलस्वरूप आप देखेंगे पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल को इसने जन्म दिया, ठीक है। 5वीं आकलन रिपोर्ट आई थी जिस पर पेरिस समझौता हुआ था। इसके बाद 6ठी आकलन रिपोर्ट आप देखेंगे अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ। बहरहाल आईपीसीसी का मुख्यालय आप देखेंगे स्विट्जरलैंड जिनोवा में है, ठीक है। यूएन की एजेंसी है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अब ये हो गया यूनेप की स्थापना हो गई, आईपीसीसी की स्थापना हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यूनेप की स्थापना 1972 में हुई। 10 वर्ष बाद आप देखेंगे 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1982 में सभी लोग इकट्ठा हुए। नैरोबी घोषणा पत्र में आप देखेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन जो 1972 में हुआ था उसकी जो है प्रासंगिकता को अपनाया, स्वीकार किया गया। फिर आप देखेंगे बर्टलैंड कमीशन बैठता है 1986 में, जो रिपोर्ट अपना देता है 1987 में, ठीक है, जिसे बर्टलैंड रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे 2 गोल निर्धारित किया जाता है। उसमें आता है आवर कॉमन फ्यूचर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहली बात आप देखेंगे बर्टलैंड रिपोर्ट में कही जाती है, ठीक है, ठीक है। इसे फॉर्मली क्या जाना पूरे विश्व में जाना जाता है? कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बर्टलैंड रिपोर्ट आई, ठीक है, 1986 में। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई। अब बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन का 1972 में सम्मेलन हुआ। फिर उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आप देखेंगे 1992 में रियो अर्थ समिट के नाम से आप इसको जानते हैं। 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में जो है बैठक होती है। तो उसी में आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की बात करें, जिसे यूएनसीईडी कहते हैं या जिसे अर्थ समिट कहते हैं, तो 1992 में ये बैठक होती है, ठीक है। 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ रहता है, ठीक है। इसमें इस सम्मेलन में कुछ दस्तावेज प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे इसी में आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी जिसे यूएनएफसीसी कहते हैं, ये जो है रिपोर्ट आप देखेंगे, ये कन्वेंशन, ये दस्तावेज इसी में आया। इसके अलावा इसमें क्या रिपोर्ट में आया, यानी जिसे आप सीबीडी कहते हैं, जैव विविधता पर कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। आपने नागोया प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, मिनमाता कन्वेंशन का नाम सुना होगा, ठीक है। सब जैव विविधता कन्वेंशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट आई? एक तो यूएनएफसीसी आया, दूसरा सीबीडी के पर आया, तीसरा आप देखेंगे कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात हुई, ठीक है, रियो अर्थ समिट में, ठीक है। इसके बाद एजेंडा 21 की संकल्पना आप देखेंगे, ये इसी रियो अर्थ समिट 1992 में ही आई। फिर आप देखेंगे 5वीं जो है फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अपनाया गया, इसी में आप देखेंगे इसकी संकल्पना इसी में आई, ठीक है।
बहरहाल अगर बात करें जो कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात करें 1994 में इसे अडॉप्ट किया गया, और इसे देखेंगे यूएनएफसीसी, सीबीडी और कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को क्या कहते हैं, थ्री सिस्टर कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, सीबीडी के ड्राफ्ट की बात करें, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था यूनेप द्वारा 1980 में तैयार किया गया था, हस्ताक्षर हो 1992 में। ठीक है, अब बात करें यूएनएफसीसी की बात करें तो इसे लागू किया गया 21 मार्च 1994 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव कम करना और औसत जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कमी लाना। 198 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया और उनको क्या कहते हैं, उनको पार्टीज ऑन कन्वेंशन यानी कॉप, जो आप कहते हैं कॉप 21, कॉप 26, कॉप 27। तो कॉप का जन्म यहां से शुरू होता है, जिस पर जो है आप देखेंगे 21 मार्च 1994 में 198 सदस्य देशों ने जितनी पार्टीज थी उन्हें साइन किया, उन्हें क्या कहा गया, पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन यानी कॉप कहा गया। अब उसके बाद साइन करने के बाद आप देखेंगे कॉप की प्रतिवर्ष बैठक होने शुरू हो गई। तो पहला कॉप 1 की बात करें यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक हुई 1995 बर्लिन में। ठीक है, उसके बाद कॉप 2 की जिनेवा में, फिर आप देखें कॉप 3 की बैठक 1997 में क्योटो जापान में हुई। ये क्या है, बाध्यकारी समझौता है जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना था। और जिन्होंने इस क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन किया जो बाध्यकारी समझौता था, उन्हें क्या कहा गया, सीएमपी यानी सर्टिफाइड मीटिंग प्रोफेशनल की बात की, जो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो उसे सीएमपी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कॉप 7 2001 में, आप देखेंगे मराकेश में मोरक्को में क्योटो प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन संबंधी विस्तृत नियम तैयार किए गए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कॉप 11 आता है, जिसमें आप देखेंगे पहली सीएमपी की बैठक होती है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो साइन किया गया था उसमें आप देखेंगे सीएमपी की पहली बैठक होती है, और 16 फरवरी 2005 को देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कॉप 13 आता है, कॉप 13 बाली में होता है, कॉप 13 बाली में होता है, सीएमपी की तीसरी बैठक होती है। इसी में आप देखेंगे सरकारों को 5 मुख्य कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया, शेयर विजन, मिटिगेशन, एडाप्टेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग। इसी में आप देखेंगे मिटिगेशन संबंधित, इसमें सभी कन्वेंशन के अनुसार अपने देश के कार्यक्रम या जो भी पॉलिसी तैयार करेंगे ताकि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की कमी लाई जा सके। इसी के संबंधित भारत सरकार ने आप देखेंगे 2007 में ये बाली कन्वेंशन हुआ था कॉप 13 में। ठीक है, इसी में 2008 में भारत सरकार ने अपना जो है नेशनल एक्शन प्लान लाया क्लाइमेट चेंज से संबंधित, जिसमें 3 तो मिटिगेशन संबंधित थे, वो इसी से संबंधित थे। और उसके बाद देखेंगे एडॉप्टेशन की बात की गई, और एडॉप्टेशन में आप क्या, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना। तो ये आपको समझ में आया कि NAPCC क्यों लाई गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इतना डिटेल में आपको कोई समझाया नहीं गया, क्रोनोलॉजी आपको समझ में अगर नहीं आई हो तो एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मिटिगेशन कैसे आया, एडाप्टेशन की बात कैसे की गई, नेशनल एक्शन प्लान होता क्या है, कॉप कैसे आया, सीएमपी कैसे आई। तो इन सब वर्डों को सुनते हैं तो थोड़ा सा आपको जानकारी एक बार होनी चाहिए, ताकि आप कोई चीज़ पढ़ें तो आपको पता चले कि कैसे कहाँ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, इसमें पूछा है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य परिस्थिति में पेड़ के पत्तों की सरसराहट से डेसिबल का स्तर को दर्शाता है, 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल, 100 डेसिबल। तो आप देखेंगे तो ध्वनि डेसिबल में वहाँ पाया जाता है, फुसफुसाहट जो होती है वो 30 डेसिबल की होती है। सामान्य बातचीत आप देखेंगे 60 डेसिबल का होता है, मोटरसाइकिल के इंजन का जो होता है लगभग 95 डेसिबल का होता है, और लंबे समय तक आप देखेंगे 10-70 डेसिबल के ऊपर जो रहता है शोर, वो सुनने की क्षमता वो नुकसान करता है। बहरहाल आप देखेंगे इसमें सामान्य परिस्थिति में पेड़ों पत्तों की जो सरसराहट होती है वो 20 डेसिबल की होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हो। तो अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, 2 चैनल हमारा, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा और हमारा व्हाट्सअप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ना समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार फिर से ये क्रोनोलॉजी समझा देंगे, एक बार समझा देंगे तो आपको भविष्य में भूलेगा नहीं कि कैसे कैसे क्या हुआ, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।